नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत बीए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर और हिंदी काव्य यानी जो बीए प्रथम सेमेस्टर हिंदी काव्य के अंतर्गत किसके अंतर आए हैं हम लेकर आए हैं प्रारंभिक हिंदी की विशेषताएं एवं हिंदी पूर्व की भाषाओं में संक्षिप्त साहित्य परंपरा का संक्षिप्त परिचय। इसके अंतर्गत हम प्रश्न लेकर आए हैं। तो देखो प्रश्न उत्तर कुछ इस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो ये प्रश्न नंबर दूसरा दिया है इस यूनिट के अंदर। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं का संक्षिप्त परिचय देते हुए इनकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ये कहा कि मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं का संक्षिप्त परिचय दो, यानी मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का संक्षेप में परिचय दो और साथ में उनकी विशेषताएं भी बताओ। या तो इस तरह से प्रश्न पूछा जाता और नहीं तो फिर अथवा या फिर इस तरह से प्रश्न पूछा जाता। कैसे? मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं का संक्षिप्त परिचय देते हुए उनकी भाषा वैज्ञानिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। यानी मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं का संक्षिप्त परिचय दो और साथ में भाषा वैज्ञानिक विशेषताओं पर प्रकाश डालो। ठीक है, भाषा वैज्ञानिक का अर्थ है जो हम भाषा में वैज्ञानिकता का प्रयोग करते हैं वो कहलाता है भाषा वैज्ञानिक। ठीक है, तो इसका उत्तर दोनों का उत्तर हम इस तरह से लिख सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लिखेंगे हेडिंग डालेंगे उत्तर, फिर उसके बाद लिख देंगे मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। ठीक है, ये इस तरह से कर दिया। अब उसके पश्चात फिर लिखेंगे अब हम आगे प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के व्याकरणिक नियमों की जटिलता के कारण उसका प्रचलन आम जनता के लिए कठिन हो गया था। यानी प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में व्याकरण नियम के कारण क्या हुआ, जो आम जनता थी उसके लिए उसका प्रचलन यानी उसका उच्चारण करना कैसा था, कठिन हो गया था। कहने का मतलब संस्कृत भाषा जनता से दूर हो गई थी। देखो पहले कौन सी थी, संस्कृत भाषा थी, और संस्कृत भाषा कौन जो कम पढ़े लिखे थे उन्हें उसको बोलने में बड़ी कठिनाई आ रही थी। साथ ही लोगों की भाषाएं लगातार विकसित हो रही थी, साथ में जो लोग बोल रहे थे उस भाषा का विकास हो रहा था। अब जनता में अपभ्रंश भाषा का प्रयोग बढ़ा तो संस्कृत शिक्षित लोगों तक सीमित हो गई। यानी जो संस्कृत कौन पढ़ रहे थे, शिक्षित लोग, और जो संस्कृत नहीं बोल रहे थे या पढ़ रहे थे वो जो भाषा बोल रहे थे उसे कहा गया अपभ्रंश। अब ज़्यादातर लोग क्या कर रहे थे, अपभ्रंश बोल और पढ़ रहे थे। पढ़ क्या रहे थे, बोल रहे थे। पढ़ाई तो संस्कृत जाती थी, तो जो आम जनता भाषा बोल रही थी वो कहलाती है अपभ्रंश। ठीक है, और संस्कृत भाषा सिर्फ पढ़े लिखे लोगों तक ही सीमित रहेगी। इन बदलावों के कारण मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का उदय हुए। इन्हीं बदलावों के कारण क्या मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का उदय हुआ। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा में 3 भाषाएं विकसित हुई। यानी मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा में कितनी भाषाएं विकसित हुई, 3। तो कौन कौन सी 3 भाषाएं हैं उनको देख लेते हैं। तो पहली दी है, पहली पाली जिसका समय था 500 ईसा पूर्व से लेकर 1 ईस्वी तक। दूसरी प्राकृत जिसका समय था 1 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक। तीसरी अपभ्रंश 500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी तक। तो ये 3 भाग थे आपके मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। अब बारी बारी से तीनों का हम परिचय देते हैं और उनकी विशेषताएं भी बताते चलते हैं। तो देखो इनका परिचय अलग देंगे और विशेषताएं हम अलग से बताएंगे। तो पहले आता है पाली भाषा, तो इसका समय 500 ईसा पूर्व से लेकर 1 ईस्वी तक। इसके बारे में संक्षेप में, पाली को मागधी भाषा भी कहा जाता है। इसे बौद्ध की भाषा भी कहते हैं। बौद्ध साहित्य पाली में लिखा गया है। त्रिपिटक पाली भाषा में लिखे गए हैं। त्रिपिटकों के नाम इस प्रकार हैं, सूत्र पिटक, विनय पिटक, अभिधम्य पिटक। तो देखो पाली भाषा को क्या कहा जाता है, मागधी यानी मगध की भाषा भी कहा जाता है। ये ध्यान रखो। इसे सबसे जो महात्मा बुद्ध हुए उन्होंने संस्कृत के विरोध में यानी संस्कृत भाषा ना प्रयोग करके उसकी जगह उन्होंने पाली भाषा का प्रयोग किया। ठीक है, अब पाली और संस्कृत में थोड़ा अंतर होता है। पाली में विसर्ग लगती हैं, हलंत लगता है। उसमें संस्कृत में विसर्ग और हलंत लगता है, पाली में ये चीज़ें नहीं होती हैं। उसमें जहाँ संस्कृत में बिंदी लगती इसमें उसकी जगह 2 बार म बन जाता है। ऐसे कई उसमें क्या अंतर रहते हैं। तो ये हो गया पाली भाषा का संक्षेप में परिचय। ठीक है, बाद में हम इसके अलग से भी प्रश्न बना देंगे पाली भाषा और विस्तार से उसकी विशेषताएं। तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बाद में हम उसकी लिंक भी दे देंगे। ठीक है, फिर अब आते हैं हम पाली भाषा
की विशेषताएं, तो इसके अंतर्गत लिखेंगे पाली भाषा की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। तो यहाँ पर विशेषताएं कुल 6 विशेषताएं लेकर आए हैं, ज़्यादा लेकर नहीं आए, उसके लिए अलग से हमने सेपरेट पाली पर लिखेंगे तो उसमें लिखेंगे। पहला बिंदु दिया है पाली भाषा में 3 लिंग होते हैं। कितने लिंग होते हैं? 3। दूसरा बिंदु पाली में वचनों की संख्या 2 होती है। तीसरा बिंदु पाली में द्विवचन का प्रयोग नहीं किया जाता है, यानी एक वचन और बहुवचन। पर आता है बिंदु नंबर 4, इसमें सा में से सिर्फ ये सरल वाला सा का प्रयोग होता है, बाकी इन दोनों का प्रयोग नहीं किया जाता है। 5वां, पाली में तद्भव शब्दों का अधिक प्रयोग मिलता है, यानी पाली भाषा में तद्भव शब्दों का तत्सम की अपेक्षा अधिक मिलता है। फिर आता है आपका बिंदु नंबर 6, इसमें रा ऋषि यानी ऋषि के स्थान पर, ऋषि क्या इसको री बोलते हैं, के स्थान पर ऊ और कहीं कहीं आ का प्रयोग हुआ है, यानी री की जगह जो आपकी पाली भाषा है उसमें कहीं पर ऊ का प्रयोग किया गया और कहीं पर आ का प्रयोग किया गया। तो ये हो गया पाली के परिचय और उसकी विशेषताएं। अब दूसरा बिंदु आपका था प्राकृत भाषा। तो प्राकृत भाषा का समय था 1000 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक। इसके बारे में हम इस तरह से लिखेंगे, दिया कि प्राकृत भाषा बोलचाल की भाषा होने के कारण पंडितों में प्रचलित नहीं थी। देखो उस समय प्राकृत भाषा क्या थी? आम बोलचाल, यानी अधिकांश लोग प्राकृत भाषा बोल रहे थे और जो पढ़े लिखे थे वो क्या बोल रहे थे? संस्कृत भाषा। ठीक है, संस्कृत नाटकों में अधम पात्र इस बोली का प्रयोग करते थे, यानी जब संस्कृत के कोई नाटक खेले जाते थे उसमें जो खलनायक की भूमिका निभाता था वो अपभ्रंश भाषा बोलता था, यानी बिगड़ा हुआ रूप संस्कृत का। फिर आते हैं आगे दिया हुआ कि जैन साहित्य प्राकृत भाषा में ही लिखा गया। जो आपका जैन साहित्य है वो प्राकृत भाषा में ही अधिक मिलता है। फिर प्राकृत भाषा के 5 प्रकार हैं, तो चलो देख लेते कौन कौन से 5 प्रकार हैं। पहला सौरसेनी प्राकृत भाषा, दूसरा पैसाची प्राकृत भाषा, तीसरा महाराष्ट्री प्राकृत भाषा, चौथा अर्धमागधी प्राकृत भाषा। फिर अंत में आपकी दी हुई है 5वीं, तो 5वीं दी हुई है आपकी मागधी प्राकृत भाषा। तो ये हो गए प्राकृत भाषा के प्रकार। अब आते हैं प्राकृत भाषा की विशेषताएं। तो इसकी विशेषताएं कुछ इस प्रकार से हैं, इसमें भी मैंने 6 ही विशेषताओं का उल्लेख किया है। तो प्राकृत भाषा की विशेषताएं, इसके अंतर्गत प्राकृत भाषा की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, इसमें द्विवचन का प्रयोग नहीं किया जाता है। दूसरा, इसमें ना के स्थान पर ड़ा का प्रयोग किया जाता है, यानी ना के स्थान पर ड़ा का प्रयोग करते हैं, ड़ा। फिर आता है बिंदु नंबर 3, तो प्राकृत में तद्भव शब्दों का अधिक प्रयोग मिलता है, यानी प्राकृत में तत्सम की अपेक्षा तद्भव शब्दों का अधिक प्रयोग मिलता है। चौथा बिंदु, शब्दों में अर्थ की दृष्टि से भी परिवर्तन हुए हैं, यानी शब्दों में अर्थ की दृष्टि से भी परिवर्तन दिखाई देते हैं। 5वां, इसकी कुछ ध्वनियों में परिवर्तन दिखाई देता है। इसकी जो ध्वनि है, हम उच्चारण करते हैं तो वो ध्वनि किस माध्यम से करते हैं, जैसे का, ये क्या है? ध्वनि है। ठीक, जब इसको हम लिख देते वो हो जाता है क्या? अक्षर या वर्ड। फिर आता है बिंदु नंबर 6, तो 6 में दिया हुआ कि इसमें पा का वा हो गया, जैसे ताप का ताव, यानी जहाँ पा का प्रयोग होता था उसके स्थान पर वा का प्रयोग होने लगा। अब आता है आपका अपभ्रंश भाषा। तो तीसरा बिंदु, अपभ्रंश भाषा का समय है 500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी तक। अब अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ है बिगड़ा हुआ। इसे अवहट, अवहट्ट, अवत्थ, देव भाषा, देसी भाषा आदि नामों से बोला जाता है, यानी इतने नामों से अपभ्रंश को बोला जाता है। जो भाषा सुसंस्कृत ना होकर बोलचाल की भाषा बन जाती है तो उसे बिगड़ी हुई भाषा माना जाता है, यानी जो भाषा सुसंस्कृत ना होकर बोलचाल की भाषा बन जाती है उसे क्या? बिगड़ी हुई भाषा माना जाता है, उसे ही अपभ्रंश की संज्ञा दी जाती है। हिंदी की जननी अपभ्रंश को माना जाता है। आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास इसी से हुआ है, यानी आपका जो हिंदी का विकास हुआ किससे? अपभ्रंश से ही हुआ है। जो आधुनिक आर्य भाषा का विकास वो इसी से हुआ है। ठीक, तो आप समझ गए, जो संस्कृत यानी बिगड़ी हुई भाषा होती उसी को अपभ्रंश कहा जाने लगा था। देखो ये ध्यान रखो कि हमेशा जो शिक्षित वर्ग थे वो हमेशा संस्कृत बोलते थे और जो आम जनता थी वो अलग अलग समय के अनुसार बोलती थी, तो वैसी अलग अलग भाषाएं फिर का उदय हुआ। अपभ्रंश भाषाओं की विशेषताएं, अपभ्रंश भाषा की विशेषताएं निम्नलिखित हैं।
पहला, अपभ्रंश की महत्वपूर्ण विशेषता सरलीकरण प्रवृत्ति है। यानी अपभ्रंश की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? सरलीकरण प्रवृत्ति, यानी ये सरल इसका गुण है। दूसरा, इसके लिंग व वचन 2 हैं। इसके जो लिंग और वचन उनकी संख्या 2 ही है। तीसरा, इसमें द्विवचन नपुंसक लिंग का प्रयोग नहीं किया जाता है। यानी अपभ्रंश भाषा में भी द्विवचन और नपुंसक लिंग का प्रयोग नहीं किया जाता है। फिर आता है बिंदु नंबर आपका 4, इसमें तद्भव और देशज शब्दों का अधिक प्रयोग मिलता है। यानी अपभ्रंश में देशज और तद्भव शब्दों का प्रयोग अधिक दिखाई देता है। बिंदु नंबर आता है 5, अपभ्रंश में शब्दों का स्थान निश्चित हो गया। यानी जो अपभ्रंश है उसमें शब्दों का स्थान क्या हो गया? निश्चित हो गया। इसका मतलब इससे पहले की भाषाओं में शब्दों का स्थान निश्चित नहीं रहा होगा। फिर आता है बिंदु नंबर 6, अपभ्रंश की विशेषता आयोगात्मक है। यानी इसकी आयोगात्मक तो होती है, वियोगात्मक और आयोगात्मक। तो अपभ्रंश की विशेषता क्या? आयोगात्मक है। ठीक है, तो ये हो गई आपके सामने हम लाए थे बीए प्रथम वर्ष और प्रथम सेमेस्टर में हम जो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं और उनकी विशेषताओं को संक्षेप में आपके सामने सरल भाषा में प्रस्तुत करने का हमने प्रयास किया था। और आशा करता हूं कि समझ में भी आ गया होगा। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा। इसी तरह से मैंने इसके और भी प्रश्नोत्तर इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दी, वहाँ भी जाकर आप बहुत ही सरल भाषा में प्रश्नों को यूनिट वाइज क्या करते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और अधिक से अधिक अंक क्या कर से अर्जित कर सकते हैं और इसके बारे में आप जान और सीख सकते हैं। तो फिर आज के लिए इतना ही। अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।